स्वागत है पिताला एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में इससे पहले हमने पर्वत श्रेणियों को पढ़ रहे थे और उसी का कुछ भाग अभी बाकी था, अभी बचा हुआ था। उसी के आज के टॉपिक में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रहे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बाह्य हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद मध्य हिमालय पर्वत श्रेणियाँ और उसके अंतर्गत जो है हमने बृहद हिमालय पर्वत श्रेणियों को समझा था। अब बारी है विंध्य पर्वत श्रेणियों को समझने के लिए। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है विशेष रूप से आप देखेंगे, थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा मैप के आधार पर हम आपको समझाने की कोशिश करें। हम यहाँ पे नॉर्मल एक मैप बना दें। ये विंध्य पर्वत श्रेणी जो है भारत के बीचों बीच जो है ये पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी। ये विंध्य पर्वत श्रेणी जो है भारत को दो खंडों में बांटने का काम करता है, एक उत्तर भारत और दूसरा जो है दक्षिण भारत को विभाजित करने का काम करता है। विंध्य पर्वत श्रेणी को ही हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं और इसका जो विस्तार है पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार जो है देखने को मिलता है। इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा, इसी में सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा आपने देखा होगा, सतपुड़ा था, महादेव था, मैकाल था। अब इन्हीं दोनों के बीच में दो पर्वत श्रेणियों के बीच में भ्रंश घाटी बनता है और भ्रंश घाटियों में एक नदी बहती है जो कि नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ती है। यानी जितने भी नदियां आप भारत में देखिएगा, लगभग सभी नदियां पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ जो है बहकर और इधर बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर नदियां गिरती हैं। लेकिन एक ऐसी नदी जो नर्मदा नदी जो है जो पूरब से लेके पश्चिम की तरफ बहती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे। ये विंध्य पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं अभी हम लोग थ्योरेटिकल समझेंगे। पिछली क्लास में ये सब का वीडियो में हमने प्रैक्टिकली आपको समझाया था, थ्योरेटिकल की बात करेंगे। विंध्य पर्वत श्रेणी का ही दूसरा नाम क्या है भैया? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से आप देखेंगे इसका विस्तार जो है पूरब से पश्चिम तक है, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि यही पूरब है और पूरब से पश्चिम तक जो है विंध्य पर्वत श्रेणी का जो है विस्तार देखने को मिलता है। विंध्य पर्वत श्रेणी को उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करता है। यही एक पर्वत श्रेणी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है। अब इसी में देखिएगा कि ये जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? विशेषकर पर्वत श्रेणियां जो होती है, या तो आप देखेंगे ब्लॉक पर्वत श्रेणी होता है। पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के पर्वत श्रेणियां होती है, जैसे कि ब्लॉक पर्वत श्रेणी। इसी तरीके से एक होता है वलित मोरदार पर्वत श्रेणी, जो मोरदार पर्वत श्रेणी होता है। इसी तरीके से एक और पर्वत श्रेणी होता है जिसको अपशिष्ट या अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वत श्रेणी उस पर्वत श्रेणी को कहते हैं जिसके देखेंगे कि जमीन का दो टुकड़ा अगर अलग होता है, आपस से अलग होता है, तो अलग होने के बाद जब इसके बीच में जो घाटियां बनती है, ये भ्रंश घाटी बनती है। और भ्रंश घाटी के दोनों तरफ पर्वत होने का जो निकलता है, पर्वत जो बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। लेकिन जमीन का दो हिस्सा अगर आपस में टकराते हैं, एक तो अलग हो रहे हैं, तो अलग होकर अलग अलग पर्वत श्रेणी बनता है। इन दोनों पर्वत श्रेणी को ब्लॉक पर्वत श्रेणी कहते हैं। लेकिन जमीन का दो टुकड़ा अगर आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद, जैसे ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, यदि यही आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जब इसमें उभार होता है और उभार होने के बाद जो पर्वत श्रेणी बनती है, उस पर्वत श्रेणी को मोरदार पर्वत श्रेणी कहते हैं, जो कि हिमालय है। इस तरीके से अपशिष्ट पर्वत श्रेणी, अपशिष्ट पर्वत श्रेणी बहुत पुराने पर्वत श्रेणी, यानी इन्हीं मोरदार पर्वत श्रेणी का जो है बचा कुचा जो हिस्सा जो बनता है पर्वत, वो अपशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो पूछे जाते हैं आपसे सवाल कि विंध्य पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है ब्लॉक पर्वत श्रेणी का हिस्सा होता है। ये एक ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इस तरीके से बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी। ये भी सतपुड़ा श्रेणी जो है, यहाँ ये भी जो है कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो ब्लॉक पर्वत श्रेणी। क्योंकि यही दो जमीन का टुकड़ा आपस में अलग होकर और पर्वतों का निर्माण हुआ, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत श्रेणी। और बीच में जो घाटी, यानी जो घाटी बनी, एक लाइन बना नाला की तरह, उसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं।
तो ध्यान रहे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्य श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है। मैंने भी बताया कि ये विंध्य श्रेणी है और इसके दक्षिण में कौन है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसी तरीके से सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। यही केवल ब्लॉक पर्वत नहीं है भैया, ब्लॉक पर्वत तो यह भी है, दोनों अलग अलग हुए तो दोनों ब्लॉक पर्वत ही कहे जाते हैं। इसी तरीके से अगला पॉइंट है कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी पड़ती है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि भ्रंश घाटी क्या है, यानी दोनों पर्वतें अलग होती है, उसमें नाले का जो निर्माण हुआ वही क्या है, भ्रंश घाटी कहे जाते हैं। और जब बारिश का समय होता है तो उस नाले में नदी प्रवाह करती है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो खास इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नदी जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी जितनी नदियां आप देखिएगा वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहने के काम करती हैं, सिर्फ नर्मदा नदी जो है उल्टा बहती है, जिसका ढलान जो है पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ है, जबकि सभी नदियां जो है उसका ढलान पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तो ध्यान रहे इस मैप पर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, छोटा सा मैप पर हम लोग समझेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। याद होगा आपको कि मैंने इस तरीके से मैप पर आपको बताया था कि ये एक जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के कुछ हिस्से। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को हम लोग एक को कहते हैं, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इसको हम कहेंगे क्या, तो ये इसे हम सह्याद्री भी कहेंगे। इसी तरीके से पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में हम देखेंगे कि इसके नीचे एक अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। इसी तरीके से इसके नीचे कार्डेमम पर्वत श्रेणी है। ये हमने पिछली क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से मैप पर आपको समझाया था। अब हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के इम्पोर्टेंट पार्ट को समझेंगे, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकली आपको पिछली क्लास में समझाया था। अब थ्योरेटिकली इसको समझेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है, सह्याद्री। इस तरीके से पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है निरंतर है, लगातार है, इसमें कहीं कटाव देखने को नहीं मिलता है। जनरली हम बात करें तो अभी हम इसी मैप पर चर्चा करें तो मैप में आप देख सकते हैं कि ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कहीं कोई कटाव देखने को मिलता है नहीं, लेकिन वही अगर हमने इस तरीके से विंध्य पर्वत श्रेणी बनाया था तो आप देखे थे कि बीच बीच में कहीं ना कहीं कटाव भी देखने को मिलता है। ये लगातार नहीं है, कहीं बैठा है तो कहीं उठा हुआ भाग है, और लेकिन ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये लगातार पर्वत श्रेणी है। ये इसलिए कहा जाता है, प्रश्न अगर आपके सामने आए कि निम्नलिखित में से कौन निरंतर पर्वत श्रेणी है, तो निरंतर यानी लगातार चलने वाली पर्वत श्रेणी। तो लगातार पर्वत श्रेणी में क्या आ जाएगा भैया, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, जिसको हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। अब देखेंगे कि इसका जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ती है। जैसे उत्तर से आप दक्षिण की तरफ जाइएगा तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी इसकी चोटियां जो है दक्षिण दिशा में ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। यही नहीं, पूरे पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है इधर नीचे देखने को मिलता है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा पर जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के 3 भाग है, एक उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो ध्यान रखें इसके हमने 3 हिस्से कर दिए। एक हो गया उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जो है यह विशेष रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है। उत्तरी सह्याद्री कहाँ आएगा, महाराष्ट्र में। मध्य सह्याद्री, इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट दिए। तो मध्य सह्याद्री जो है ये आप देखेंगे कि कर्नाटक क्षेत्र में आएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे दक्षिण सह्याद्री जो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में आएगा। इसमें भी आपसे पूछे जाते हैं कि महाराष्ट्र यानी आप देखेंगे उत्तरी सह्याद्री का ही जो पर्वत चोटी है, विशेष रूप से जिस वक्त हम पर्वत चोटी पढ़ेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र में 2 प्रमुख पर्वत चोटी है। एक पर्वत चोटी का नाम जो है कलसुबाई पर्वत चोटी है, कलसुबाई। ये हम उस समय पढ़ेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से विस्तार करेंगे तो एकदम डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पर्वत श्रेणी को महाबालेश्वर पर्वत श्रेणी कहेंगे। कर्नाटक में जब पढ़ेंगे तो कर्नाटक में हम लोग विशेष रूप से
कुद्रेमुख पर्वत चोटी पड़ेंगे। ये पर्वत चोटी सबसे बड़ी पर्वत की चोटी जो है ऊंचाई यहाँ पर कुद्रेमुख है। इस तरीके से तमिलनाडु में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अनाईमुद्री पढ़ेंगे, अनाईमुद्री पर्वत चोटी। तो जिस वक्त हम लोग पर्वत चोटी पढ़ेंगे उस वक्त इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की। तो ध्यान रहे कि मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी ये निरंतर नहीं है। इसका जो है आप तो कटाव देख रहे हैं, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी यही पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है जो निरंतर नहीं है। निरंतर नहीं होने का मुख्य कारण ये है कि इसमें नदियों का जो बहाव होता है वह उत्तर से ये जो है पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ होती है, और जहाँ जहाँ नदियाँ का बहाव है वहाँ पर्वत श्रेणियाँ का कटाव भी देखने को मिलता है। पर्वत श्रेणी यहाँ से कट जाती है, इसलिए यह निरंतर नहीं देखने को मिलता है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के थोड़े से थ्योरेटिकल पॉइंट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमने इसे पिछली क्लास में समझ लिया था। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी निरंतर न होकर कटा छटा है। सवाल पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी निरंतर नहीं है, तो ऐसे निरंतर तो कई पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगा, जैसे कि विंध्य पर्वत श्रेणी भी निरंतर नहीं देखने को मिला। इसी तरीके से इसके नीचे के पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये भी निरंतर नहीं है, उसी का सतपुड़ा का ही महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी है। इधर हमने देखे थे कि हिमालय में भी देखे तो हिमालय पर्वत श्रेणी में एक बाह्य हिमालय तो आप देखेंगे बृहद हिमालय तो पूरा निरंतर चल रहा है, लेकिन उसके बीच मध्य हिमालय जो है जो पीर पंजाल, और उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य हिमालय का कई हिस्सा जो है टूटा हुआ खंड देखने को मिलता है, निरंतर नहीं मिलेगा। लेकिन यही पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है यह विशेष रूप से ये निरंतर नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कटा छटा देखने को मिलता है। कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण मैंने अभी बताया कि नदियों का ढलान जो है पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ होती है। क्योंकि इधर जितनी नदियां बहेंगी वो पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ बहेंगी। एक नदियां छोड़कर एक नदी जिसको अभी बताया नर्मदा नदी घाटी, तो ये नर्मदा नदी घाटी जो है, नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी में बहती है और यह पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। और ये भ्रंश घाटी जो है ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच की भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। तो सिर्फ एक नदी है, बाकी सभी नदियां आप देखेंगे कि विशेष रूप से किधर बहेंगी, तो पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ बहेंगी। इस तरीके से इसका विस्तार जो है महानदी से लेकर नीलगिरी तक होता है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है विस्तार, ये महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है और महानदी से लेकर और इसका विस्तार कहाँ तक है, तो टोटल यहाँ नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक है। नीलगिरी आपको पता होगा कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने की जो पर्वत श्रेणी है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो इसका विस्तार नीलगिरी से लेकर कहाँ तक है, तो ये समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कहेंगे कौन सी नदी है, तो महानदी है जो विशेष रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बहती है। इसके बाद बात करते हैं नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलाती है। ये भी हमने इस पॉइंट को समझ लिए थे कि यही नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों को मिलाने का काम करती है। इसके बाद देखते हैं कि तमिलनाडु में कुछ विशेष पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से जावेद पर्वत श्रेणी, शिवराय पर्वत श्रेणी हमने पिछली बार पढ़ा था। हालांकि सिर्फ जावेद और शिवराय ही नहीं है, इसके अलावा देखेंगे तो पालनी पर्वत श्रेणी, पंचमलाई पर्वत श्रेणी ये स्थित है। पालनी पर्वत श्रेणी, पंचमलाई पर्वत श्रेणी। तो ध्यान रखना है कि तमिलनाडु क्षेत्र में जो है पंचमलाई पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से होता है जावेद और शिवराय, ये भी कहाँ पर्वत श्रेणी है, तो तमिलनाडु क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस तरीके से बात करें उत्तर पूर्वी भारत की पर्वत श्रेणी, तो ये भी हमने प्रैक्टिकली आपको पूरी तरह से मैप पर समझा दिए थे कि ये उत्तर भारत पर्वत श्रेणियों में हम देखेंगे कि ये उत्तर भारत पर्वत श्रेणी में इस तरीके से मैप पर समझाया था कि असम में जो है बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो मिकिर पर्वत श्रेणी है, ये आपने समझा था। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये गारो खासी जयंतिया जनजाति के नाम पर पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ से ये भी सवाल पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मेघालय में है,
तो आपको ध्यान रखना 3 गारो, खासी, जयंतिया। अब अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से 4 पर्वत श्रेणियां मिलती है। एक होता है डफला, मिसमी, अबोर और पटकाई। तो आपने समझा था कि डफला, मिसमी, अबोर और पटकाई, ये 4 पर्वत श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से नागालैंड में नागा हिल्स पर्वत श्रेणी है, नागालैंड में नागा हिल्स पर्वत श्रेणी है। और मिजोरम में आप देखेंगे लुसाई और मिजो हिल्स, ये लुसाई पर्वत श्रेणी और मिजो हिल्स पर्वत श्रेणी स्थित है। तो इस तरीके से हमने भारत के पूरे पर्वत श्रेणी को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आज समझने का काम किए। इसके बाद की क्लास में हम लोग चोटी पढ़ेंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में जो पर्वत श्रेणी, आप समझ लो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। देखो भैया, पर्वत श्रेणी का मतलब होता है कि जैसे कोई पहाड़ है तो पहाड़ में आप देखोगे कि ये पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी हो गई। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी, ये चोटी हो गई सबसे ऊंची। जैसे मान लो कि भारत में ऊपर आप आइएगा तो ऊपर आपने देखा था कि ये जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कुछ इस प्रकार पर्वत श्रेणी है, जैसे कि ये पर्वत श्रेणी जो है ये पर्वत श्रेणी हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये पर्वत श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम मान लो कि काराकोरम है। काराकोरम किससे शुरू होता है? के से शुरू होता है। इसलिए चोटियों का नाम जो है K1, K2, K3, K4 ऐसे रखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये चोटी का नाम हम लोगों ने रख दिया K1, इस चोटी का नाम रख दिया K2, इस चोटी का नाम रख दिया K3, इसका नाम रख दिया K4, इसका नाम रख दिया K4। आप रटे होंगे कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। लेकिन आखिर K2 नाम क्यों पड़ा? तो यही काराकोरम के फर्स्ट अक्षर के आधार पर इसमें सिर्फ K2 ही नहीं है, K1 भी है, K2 भी है, K3 भी है, K4 भी है, इसके कई चोटियां हैं। लेकिन विशेष रूप से सबसे ऊंची चोटी हम लोग रखते हैं और यह विश्व का 10वां नंबर का चोटी है। 10 नंबर, विश्व में सबसे 10 नंबर में जो चोटी है वह K2 है, जिसको गॉडविन आइंस्टीन भी कहते हैं। इसी तरीके से K3 है, K3 भी देखेंगे, K4 देखेंगे, इसका भी अलग अलग नाम है। सिर्फ K1, K2, K3 ये तो उसको इंडिकेट करने के लिए किया गया, लेकिन इसका भी अलग अलग नाम है। यह विश्व का 10वां नंबर चोटी है, ये 11वां नंबर चोटी है ऊंचाई के आधार पर, और ये 12वां नंबर चोटी है K3। तो ये सारी चोटी हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो के साथ। वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।